स्वागत है हिंदी साहित्य संगम के इस यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में भाषा विज्ञान जो कि यूजीसी नेट का प्रथम यूनिट है हिंदी साहित्य का, उसमें लगा हुआ है। तो हम लोगों ने उस वीडियो में कुछ वन लाइनर प्रश्न जो कि अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं और कुछ पहले के जो कि 2015-17 इससे पहले के क्वेश्चन है, उस पर हम लोगों ने डिस्कस करा। लेकिन जो आज के प्रश्न हैं थोड़े गहरे प्रश्न हैं, डिटेल में आप लोग इसको समझ पाएंगे और इस वीडियो के आखिर में आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को तैयार करना है। और यकीन करें कि आप अगर उन टॉपिक्स को बस ध्यान दे देते हैं तो फिर 90% आपका भाषा विज्ञान का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ना आ रहे हैं अभी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग से। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजभाषा आयोग जो कि 1955 वाला था, उसके अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं जो कि विकल्प के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आपको देखना है कि इनमें से सही उत्तर हमारा कौन होगा जो कि 1955 राजभाषा आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है और यही सारे भारत का एक माध्यम है। अगर आप लोगों ने राजभाषा आयोग को पढ़ा होगा तो ज़रूर इसको जानते होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद दिया है दूसरा कि ये वाला कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ये भी सही है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। ये गलत है। डी है कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वाला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि राजभाषा से है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इसका है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखिएगा ये राजभाषा से संबंधित है जो कि पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया गया था कि काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में देना ही होगा। तो हमारे समक्ष ऑप्शंस इस प्रकार हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। सी ऑप्शन है कि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। और डी है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई जो होगी वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो अगर आप लोगों ने राजभाषा का 343 से लेकर 351 तक का अगर बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो आप लोग जरूर प्रयास करें कि क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये सही है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, बिल्कुल सही है। जो सी है कि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेंगे, ये गलत है क्योंकि ये 344 के अंतर्गत आता है, ये 343 के अंतर्गत नहीं आता है। और चौथा जो ऑप्शन है डी कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में होगी, ये आता है 348 के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन रहा बी, ये आपका सही आंसर है। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित भाषाओं के विकास को उनके क्रम में व्यवस्थित करिए कि पहले प्राचीन संस्कृत थी, कि लौकिक थी, कि सौर सैनिक, कि पश्चिमी हिंदी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, नेट एग्जाम 2020 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोग उम्मीद है कि पूरा इस चीज़ को जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम लोग अपना दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का आएगा आपका प्राचीन संस्कृत हो गया, उसके बाद आएगा आपका ये लौकिक संस्कृत, फिर आपका आएगा सौर सेनी, उसके बाद आएगा पश्चिमी हिंदी। तो इस प्रकार से अगर इसका क्रम देखें तो 1, 3, 2 और 4, ये इसका सही क्रम होगा। थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं इन पर। प्राचीन संस्कृत हो गया, लौकिक संस्कृत हो गया। तो प्राचीन संस्कृत के बारे में जिक्र ऐसा है कि इसमें जो ध्वनियों की संख्या थी वो 52 थी, लेकिन लौकिक संस्कृत में आकर के ये 48 हो गई।
और जो लौकिक संस्कृत का जिक्र है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी में मिलता है। वहीं हम लोग थोड़ी बात अगर सौर सेनी की करें तो यह प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की यह एक भाषा थी, और इसका प्रयोग जो था वो नाटकों में ज़्यादातर होता था। और इससे विकसित भाषाओं का भाषा समूहों का बात करें जिसमें से प्रमुख रूप से पंजाबी है। तो इस प्रकार से आप इन चारों विकल्पों को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए ही आगे बढ़ें, क्योंकि चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने चारों को तैयार कर लिया तो फिर अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये कथन है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण कथन है ये भाषा विज्ञान के संदर्भ में, कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागा अनुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। मतलब अपभ्रंश से यह क्वेश्चन आया है, तो आपको सही उत्तर देखना होगा। हालांकि हम लोग जल्दीबाजी में शुक्ल जी को कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग आदिकाल पढ़ें तो विशेषकर द्विवेदी जी का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि इन्होंने आदिकाल पर काफ़ी ही अपने महत्वपूर्ण मत दिए हैं। अपना इनका विकास का काफ़ी योगदान रहा है, आदिकाल के समक्ष इन्होंने काफ़ी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कथन को थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है ये वाला। ये जून 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, हालांकि अब बहुत कम ही आते हैं। आप लोगों के समक्ष अगला क्वेश्चन है कि सीता हरण तात जनी, कहें पिता सन जाई, जो मैं राम तौकुल सहित कहीं दसानन जाय। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो विकल्प है आप लोगों के समक्ष होंगे कि अर्थांतर संक्रमिक वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। और जहाँ तक है कि इस टॉपिक को बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, तो अब हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, विशेषकर हिंदी साहित्य से अगर हम लोग कर रहे हैं तैयारी, तो इन नए क्वेश्चंस को भी देखकर चलना है। जो ये क्वेश्चंस हैं इनके विकल्प, इनको भी देखकर चलना, और इन सबको अलग अलग से हमको तैयार करना है कि आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्तर बढ़ रहा है दिनों पर दिन। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका उत्तर ये वाला होगा, अर्थांतर संक्रमिक वाच्य ध्वनि होगा। आप इन चारों विकल्पों को याद से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले चारों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, कि ब्राही लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है। विकल्प आप लोगों के समक्ष है। इसका जो सही उत्तर होगा, जहाँ तक होगा क्रम तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा इसमें से हम लोग किसी और वाक्य को भी जोड़ेंगे, जिससे कि काफ़ी ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। पहले ब्राही लिपि आएगी, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन चारों लिपियों के बारे में कि आखिर इनका विकास क्या हुआ, इनका समय कब है, कि आगे इन टॉपिक्स को अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्राही लिपि की। ब्राही लिपि यह भारत के प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है, और इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अगर हम देखें तो अशोक के अभिलेखों में मिलता है, जो कि अभी भी उपलब्ध है, और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। और समय इसका थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। वहीं हम लोग बात करते हैं गुप्त लिपि की, तो ये गुप्त लिपि जो है वो ब्राही लिपि से ही उत्पन्न हुई लिपि माना जाता है। यह भारत में जब गुप्त साम्राज्य था उस समय संस्कृत में जो लिखने के लिए जिसका प्रयोग होता था, जिस लिपि का, वो इसी लिपि का प्रयोग होता था। और इसी लिपि से आगे चलकर जो पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है, बंगाली, असमिया और देवनागरी लिपियों का जन्म इसी लिपि से हुआ, गुप्त लिपि से। कुटिल लिपि की बात कर लेते हैं। इस लिपि को भारत में विकटाक्षर भी कहा जाता है, और जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसको सिद्ध मातृका भी कहा है। और देवनागरी लिपि के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं इसका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह ध्वन्यात्मक लिपि है, ध्यान रहे। इसका विकास उत्तरी शाखाओं वाली लिपियों से भी माना जाता है, ऐसी मान्यता है भाषा वैज्ञानिकों का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस भी पूरा हुआ, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस विकल्प को काफ़ी ध्यान से
सुना होगा और आगे भी इस चीज़ को ज़रूर पढ़ेंगे अलग से, बुक से भी जब आप पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी है। यह देवनागरी के संबंध में काफ़ी ही महत्वपूर्ण कथन है, कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो वो देवनागरी के हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, और जिन्होंने इसके बारे में ये मत दिया है, वो हैं सर आइजक न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रहे, विकास के क्रम में इसने बोला है। तो सबसे पहले आएगी आपकी, विकास के क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले आएगी आपकी पहली प्राकृत, उसके बाद आपका सौर सेनी, उसके बाद आपका पूर्वी हिंदी, और उसके बाद आपका वर्तमान हिंदी। पहले आएगा आपका ये पहली प्राकृत, उसके बाद आएगा आपका सौर सेनी, उसके बाद आएगा पूर्वी, और फिर वर्तमान। इसका क्रम हम लोग देख लेते हैं। इसका क्रम होगा 2, 1, 4 और 3। ये इसका क्रम होगा। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये देखते रहिएगा कि आखिर इसने ये प्रश्न कब कब पूछा गया है। ये इसलिए बार बार इसका जिक्र किया जाता है कि जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी हो। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर रास्ता मिल जाएगा देख के। अब ये सुमेलित होने वाला क्वेश्चंस आ गया। अवहट, ब्रजभाषा, अवधि और खड़ी बोली। तो आप लोगों को इसमें एलिमिनेट करना है कि आखिर अवहट में कौन सी रचना लिखी गई है, ब्रजभाषा में कौन लिखी गई है, ऐसे ही। तो अवहट में जो लिखी गई है वो सभी जानते हैं कि कीर्तिलता लिखी गई है, विद्यापति की। और इसका जो समय है कीर्तिलता का वो है 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्रजभाषा में कौन सी रचना लिखी गई है। तो भंवर गीत लिखा गया है, नंददास का ये रचना है, नंददास का। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। और अवधि में लिखी गई है मंझन की, मधुमालती। इसका जो समय है वो है 1545। समय बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में इसका पूछा जा सकता है। और खड़ी बोली में तो पता ही है आपको, प्रिय प्रवास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास का जो है समय वो है 1914, और ये महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रिय प्रवास में सर्ग जो है वो है 17 सर्ग। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। तो याद रखिए, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा ये वाला, नीचे आते हैं हम लोग अभी थोड़ा। अभी हम लोगों के ने ये देखा, और इस पर हम लोगों ने शायद बात भी करा है, कि जो लौकिक संस्कृत है ये वाला इसका जिक्र जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। वही मतलब ये जो विकल्प है ये रिपीटेड हो होकर बार बार आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा अष्टाध्यायी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अंतिम क्वेश्चंस की तरफ, कि ग्रीम नियम किस भाषा से संबंधित है। हालांकि अब ये बहुत कम चांस है कि एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन जब आप पढ़ाई करें, भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये आपको देखना है ग्रीम नियम जो है वो किससे संबंधित। उम्मीद है इसका उत्तर आपको आता होगा, क्योंकि इसको अब बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये आप लोगों के लिए उत्तर, कमेंट में आप लोग जरूर इसका उत्तर बताइएगा कि उत्तर क्या होगा इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस भाषा विज्ञान के इस यूनिट पर, क्या कि इसमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि ये 2 वीडियो काफ़ी हैं, मतलब 25 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप 25 क्वेश्चन के चारों विकल्प को अच्छे से आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अलग से आपको 1-1, 2-2 घंटे का अलग से वीडियो चाहिए या अलग से वो चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो आपको खुद से करनी है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो।
तो आप लोग इस टॉपिक को पहले देख लें कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से भाषा विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के समक्ष क्या क्या रहेंगे। तो जैसा कि लिखा है कि इस वीडियो के भाषा विज्ञान से संबंधित PYQ के आधार पर हम लोगों ने उन टॉपिक को कवर कर लिया है जितना परीक्षा के लिए उपयोगी है। और ये सही बात है कि हमें ज़्यादा किताबों में उलझने के बजाय थोड़ा ध्यानपूर्वक और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर लेते हैं इसमें हम लोग, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्य भाषा, भाषा परिवार, विशेषतः ये भारोपीय वाला, जिसमें से 4 और 2, जिसमें से आप लोगों को जो दो भाग में बांटा गया है, संतम और केतम, जो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, भारोपीय परिवार को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बात करते हैं। तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ या योग रूढ़। और ये चारों को मतलब लगभग जहाँ तक याद है कि पहले वीडियो में कवर कराया जा चुका है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। ये योग रूढ़, रूढ़ यौगिक को करा दिया गया है। राजभाषा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजभाषा को मतलब पढ़ना ही पढ़ना होगा आपको, क्योंकि राजभाषा बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रमुख बोलियाँ, जो कि आजकल काफ़ी प्रचलित हैं एग्जाम में, ये पूछा ही जा रहा है, तो इसको आप लोग देखेंगे। इसको भी देख लीजिएगा, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष क्या होता है। और विशेषतः अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं भाषा विज्ञान पढ़ने का, तो इन भाषा वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिसमें भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी इत्यादि इन लोगों के जो कथन है। और आखिर में संधि समास, थोड़ा बहुत इसको भी ध्यान देना है। हालांकि इनसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन पढ़िए, जरूर आप पढ़ें इस चीज़ को। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जब भी तैयारी करें, चाहे भाषा विज्ञान वाला यूनिट हो, चाहे आदिकाल हो, चाहे जो भी हो, आप जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, उनको देख देख के, मतलब पहले आप किताब पढ़ें, फिर उन प्रश्नों को देखें, फिर अपने स्तर की जांच करें कि आखिर हम लोग किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ तक सही कर रहे हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और पूरा प्रयास रहा है कि इन 2 वीडियो के माध्यम से इस भाषा विज्ञान को काफ़ी कम से कम समय में आपके लिए आसान बनाया जाए और आपका ज़्यादा समय ना लगे इस चीज़ को लेकर के। तो आने वाली जो 2 वीडियो रहेंगी वो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, उसको ही रहेगा। तो इन 4 वीडियो में आपका भाषा विज्ञान का लगभग जो बोले पूरा टॉपिक, पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा। प्रयास रहा है कि आप लोगों के समक्ष बेहतर कर सकूं। थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी, तो उम्मीद है सीखता रहूँगा, धीरे धीरे शुरुआत है, तो आगे भी ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेहतर करते रहिए लाइफ में।